हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानने वाले हैं एक डिसीज़ के बारे में जिसका नाम है गेमिंग डिसऑर्डर। आज हम जानेंगे कि ये गेमिंग डिसऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर हम जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे इसके कारण क्या होते हैं जिन वजहों से ये होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। फिर हम जानेंगे इसकी डायग्नोसिस किस तरीके से की जाती है, यानी कि इस डिसीज़ का पता किस तरीके से लगाया जाता है। फिर हम जानेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि अब डिसीज़ हो गई है तो इसे मैनेज कैसे किया जाता है। और फिर जानेंगे प्रिवेंशन के बारे में कि इसको प्रिवेंट किस तरीके से किया जाए। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि ये जो गेमिंग की एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। जो डिजिटल गैजेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ इनका बढ़ता चला जा रहा है। कई क्षेत्रों में ये यूज़ हो रहे हैं, एजुकेशन का हो चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट के लिए हो। और जो एक एक्टिविटी इनके कारण बढ़ी है यूथ के अंदर वो है गेमिंग की एक्टिविटी, यानी कि गेम खेलने की। डिजिटल गेमिंग या फिर वीडियो गेमिंग, तो WHO ने इसे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस के अंदर रखा गया है। तो इस डिसीज में क्या होता है, देयर इज अ इम्पेयर्ड कंट्रोल ओवर द गेमिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जो गेम खेलने की एक्टिविटी है उसके ऊपर क्या होता है, नियंत्रण होता है वो कम हो जाता है किसी इंसान का। इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो उसके मुकाबले गेमिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगता है। जो उसकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कोई काम हुए उसको करना हो गया या कुछ भी, उसके प्रायोरिटी उससे ज़्यादा गेमिंग को देने लगता है। और इस हद तक देने लगता है कि आगे आने वाले जो उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं वो भी उसे आ रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से उसकी लाइफ में लॉस हो रहा है। फिर भी ये जो गेमिंग की एक्टिविटी है उसके अंदर बढ़ती चली जाती है और इसका एडिक्शन है जो गेमिंग का वो बढ़ता चला जाता है। भले नेगेटिव इफेक्ट्स फेस कर रहा है कोई इंसान, फिर भी वो इसकी तरफ खिंचा चला जाता है। इसको हम इस तरीके से पता करेंगे कि जो सिम्टम्स हैं किसी इंसान के, यानी कि जो लक्षण हैं, वो कम से कम पिछले 12 महीने से ये सारे लक्षण शो हो रहे हों जो इस डिसीज में होते हैं। और उसकी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो इसकी वजह से प्रभावित हो रही हों, अफेक्ट हो रही हों। लेकिन अगर ये लक्षण सीवियर हैं तो फिर इन्हें ये 12 महीने का ना होते हुए भी कम ड्यूरेशन पर भी इसको डायग्नोस किया जा सकता है एज अ गेमिंग डिसऑर्डर। शुरुआत में मैंने बात की थी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस के बारे में। इसी में सारे डिसीजेस रखे जाते हैं जो WHO का क्लासिफिकेशन है। तो इसमें जो गेमिंग डिसऑर्डर है इसे इंक्लूड कर लिया गया है। इसका क्या मतलब है कि अब जो बाकी डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया के वो इस डिसीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं और इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं गेमिंग डिसऑर्डर से, उनका वो इलाज कर सकते हैं। और एक नेशनल प्रोग्राम अलग अलग कंट्री का तैयार किया जा सकता है इस चीज़ को ठीक करने के लिए, जैसे हम अलग डिसीज़ के लिए प्रोग्राम तैयार करते हैं, TB हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, ठीक उस तरीके से। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, यानी कि लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो इस डिसीज में बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहली तरीके के जो लक्षण हो जाते हैं वो आपके इमोशनल सिम्टम्स होते हैं। दूसरे टाइप के जो लक्षण हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल सिम्टम्स। तो जो इमोशनल लक्षण होते हैं, आपके इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, इंसान को अगर गेम खेलने को ना दिया जाए तो उसे रेस्टलेसनेस होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, इरिटेबिलिटी होने लगेगी, यानी उसे इरिटेशन होने लगेगी आसपास की चीजों से। और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स से कितने टाइम तक गेम खेला गया उसके रिगार्डिंग झूठ बोलना, टाइम का गलत बताना कि जो टाइम खेला गया ज़्यादा खेल रहे हैं ज़्यादा देर तक लेकिन कम करके बता रहे हैं। दूसरी चीज़, खुद को आइसोलेट कर लेना, यानी कि अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना जिससे कि वो गेमिंग को ज़्यादा टाइम दे सकें। बाहर की दुनिया से आइसोलेट कर लेना, बाहर कम टाइम बिताना, बाहर लोगों के साथ सोशली इतना कम वो रहना और खुद को एक अलग आइसोलेटेड रहना जिससे कि गेमिंग की तरफ ज़्यादा टाइम बिताया जा सके। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे टाइप के सिम्टम्स की। दूसरे टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं फिजिकल सिम्टम्स। सबसे पहला सिम्टम होता है पुअर पर्सनल हाइजीन, यानी कि इंसान अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेगा, नहाने धोने का, दाढ़ी बड़ी हुई है कहीं कोने में बैठे हुए हैं तो इस तरीके से अपना जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है, एक ही जगह बैठे बैठे जब बहुत देर तक कोई इंसान गेम खेलेगा तो उसमें क्या हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, ओबेसिटी वगैरह आ सकती है। और कौन सी चीज़ हो सकती है, उसके अंदर फटीग आ सकती है, यानी कि उसे थकान महसूस होती रहेगी टाइम के साथ साथ। और ऐसे लोगों में वेट गेन हो सकता है। वेट गेन किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि उनकी बहुत ही ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, बहुत कम एक्टिविटी कर रहे हैं, रिपीटेटिव एक ही जगह पर बैठे हुए हैं और फूड्स और बीवरेजेस कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से। पहला सिम्टम क्या हो गया, पुअर पर्सनल हाइजीन। दूसरा सिम्टम क्या हो गया, ओबेसिटी या फिर वेट गेन हो जाना। तीसरा सिम्टम क्या हो गया, फैटीग यानी कि थकान होना। और चौथा सिम्टम हो गया वीडियो गेमर्स थंब, यानी कि बहुत टाइम तक ऐसे गेम्स खेलते रहने की वजह से ये जो आपके थम्स हैं, ये जो टेंडेंस हैं, इनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, इसे हम बोलते हैं वीडियो गेमर्स थंब।
टेंडोनाइटिस, यहाँ पे जो टेंडन्स वगैरह होती हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या हो गए, फिजिकल सिम्टम्स। अब बात करते हैं दोस्तों कॉजेस की, यानी कि किन कारणों से ये डिसीज हो सकती है। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के गेम्स होते हैं। पहले होते हैं स्टैंडर्ड वीडियो गेम्स, जो डिज़ाइन किए जाते हैं किसी एक सिंगल पर्सन के खेलने के लिए। इसमें क्या होता है, कोई भी इंसान अपने हाई स्कोर को बीट करने के लिए या फिर अपना जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसे तोड़ने के लिए इन गेम्स का एडिक्शन डेवलप करता है। दूसरे टाइप के जो गेम्स होते हैं वो होते हैं ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स। इसमें क्या होता है, प्लेयर ऑनलाइन जाके एक कैरेक्टर फॉर्म कर लेता है, एक वर्चुअल कैरेक्टर जो उसे मिल जाता है, और वो दूसरे कैरेक्टर्स के साथ मिल जाता है। जो बाकी दूसरे लोग हैं जो ऑनलाइन है उन लोगों के साथ गेम खेलता है। ये सारे लोग एक साथ मिलकर गेम खेल रहे होते हैं ऑनलाइन नेट पे। तो इस टाइप के गेम्स में क्या होता है, ये लोग एक दूसरे के साथ compete करते हैं, और फिर जब ये जीतते हैं तो फिर इन्हें रिवॉर्ड वाली फीलिंग मिलती है, और ऐसे लोग एक ऑनलाइन वर्चुअल कैरेक्टर बन के रहने लगते हैं और एक अलग लाइफ जीने की कोशिश करने लगते हैं। और हो सकता है वो रियल लाइफ में इतना एंजॉय ना कर रहे हो जितना कि वो अपनी इस वर्चुअल लाइफ को एंजॉय करते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा जो हो सकता है ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अपनी रियल लाइफ में या फिर स्कूल में, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है अपने इस गेम में, वीडियो गेम के अंदर। तो ये वाली जो फीलिंग्स होती हैं ये इनको और ज़्यादा एडिक्ट बनाती चली जाती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जो लोग ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलते हैं इनमें से 41% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी रियलिटी को एस्केप करना चाह रहे होते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो गेम्स होते हैं ये इंसान की बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर देते हैं। जो इंसान इन्हें खेलता है या तो ये उनको रिवॉर्ड्स देते हैं, रिवॉर्ड्स की फॉर्म में, फ्रीडम की फॉर्म में, या फिर जो दूसरों से कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इंसान एडिक्शन की तरफ बढ़ता चला जाता है। इस एडिक्शन की वजह से क्या होता है दोस्तों, ये जो टाइम होता है एसेंशियल इंसानों का, ये उस टाइम को जो वीडियो गेम्स होते हैं अपनी तरफ खींच लेते हैं, और इंसान के पास टाइम नहीं बचता अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, बाहर स्पोर्ट्स खेलने का, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने का, और नॉर्मल सोशलाइज करने का। एक बच्चा जो कि दिन में 4 से 4.5 घंटे तक गेम खेलता है, उसके पास बाकी एक्टिविटीज करने का कोई टाइम नहीं बचता, जैसे कि होमवर्क हो गया, अब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो गया, या फिर नॉर्मल जो भी बच्चों के काम होते हैं, बाहर जाके खेलना हो गया, कुछ हो गया। यानी कि जो गेमिंग की एक्टिविटी है उसके नॉर्मल सोशल डेवलपमेंट के साथ इंटरफियर करने लगती है। बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की, तो मेनली 4 टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। पहले होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दूसरे होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तीसरे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और चौथे होते हैं स्ट्रेस फैक्टर्स। तो ये क्या क्या होते हैं, आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। आपके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं इनमें पहला आ जाता है कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स, यानी कि कोई साथ में पहले से साइकियाट्रिक कंडीशन चली आ रही है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया या फिर और कोई साइकियाट्रिक इलनेस हो गई उसकी वजह से। दूसरा जो फैक्टर इसमें आ जाता है वो आ जाता है वल्नरेबिलिटी टू एडिक्शंस, यानी कि एडिक्शन के प्रति संवेदनशील हो जाना। दूसरे हैं पर्सनालिटी और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें पहला आपका आ जाता है डेफिशिएंसी ऑफ सोशल स्किल्स एंड एक्सट्रीम साइनेस, यानी कि सोशल स्किल्स की कमी होना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा शर्मीलापन होना। दूसरा आ जाता है लो सेल्फ एस्टीम या फिर इनडिसीजन, यानी कि अपना आत्मसम्मान कम होना और इनडिसीजन। और क्या आ जाते हैं इसमें, लो रेजिलियंस और फ्रस्ट्रेशंस, यानी कि निराशापन किसी चीज़ से। इससे आगे आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पहले आ जाते हैं फैमिली से रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि फैमिली में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या फिर ढंग से उसे जो बच्चे को प्यार मिलता है वो नहीं मिल पा रहा, लैक ऑफ अफेक्शन, या फिर ढंग से सुपरविजन नहीं हो पा रहा, पेरेंट्स वगैरह उस पर ध्यान नहीं रख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, लैक ऑफ सुपरविजन फ्रॉम द पेरेंट्स। दूसरा हो गया लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, यानी कि ढंग से कम्युनिकेशन ना हो पाना, वार्तालाप की कमी होना बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में। अगला क्या हो सकता है, स्कूल का एनवायरमेंट या फिर लो परफॉर्मेंस होना, स्कूल में ढंग से एनवायरमेंट नहीं मिल पा रहा और स्टडीज में बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो फिर चांसेस हैं कि वो गेमिंग की तरफ, एडिक्शन की तरफ बढ़ता चला जाएगा इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वहां पे जो प्लेजर नहीं मिल पा रहा वो गेमिंग के अंदर ढूंढने की कोशिश करेगा किसी और चीज के अंदर। और अगली चीज हो जाना पुअर सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि इतने ज्यादा लोगों से कनेक्शन ना हो पाना सोशली। फिर अगले आ जाते हैं स्ट्रेस फैक्टर्स। स्ट्रेस फैक्टर्स में क्या आ जाते हैं, तनाव से रिलेटेड जो भी लक्षण है। इसमें क्या हो सकता है, पहला ग्रीफ, और दूसरा क्या हो सकता है, ड्रास्टिक लाइफ चेंज। ग्रीफ का क्या मतलब हुआ, किसी चीज का शोक या फिर दुख होना, और ड्रास्टिक लाइफ चेंज यानी कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाना जीवन शैली में बच्चे की। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस के लिए जो भी गेमिंग एडिक्शन से जुड़े हुए सिम्टम्स हैं, जो भी गेमिंग एडिक्शन से जुड़े हुए लक्षण हैं, वो कम से कम पिछले 12 महीने से हो रहे हों,
यानी कि 1 साल से, तो हम इसे गेमिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखेंगे। या फिर सिम्टम्स अगर सीवियर हैं, लक्षण अगर सीवियर हैं और सारे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस गेम के जो भी लक्षणों वाली वो पूरी हो रही है, तो फिर हम उसे 12 महीने से कम है तो भी इसे कंसिडर करेंगे गेमिंग डिसऑर्डर में। अब बात करते हैं इसके वार्निंग साइंस की, यानी कि इसके वार्निंग साइन क्या क्या हो सकते हैं। वार्निंग साइंस मतलब यानी कि चेतावनी के संकेत, जिससे हम किसी का पता कर सकते हैं कि कोई भी गेमिंग डिसऑर्डर से प्रभावित है या नहीं है। इसमें पहला वार्निंग साइन आ जाता है गेमिंग टू एस्केप फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी और डिप्रेशन, यानी कि गेमिंग की एक्टिविटी को करना, कुछ जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है उनको अवॉइड करने के लिए, जैसे कि कोई एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, उसको अवॉइड करने के लिए गेमिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू करना। दूसरा वार्निंग साइन हो गया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ गेमिंग की एक्टिविटी है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। पहले अगर कोई इंसान खेलता था 1 घंटे के लिए, तो फिर वो जैसे जैसे थोड़े टाइम बाद, कुछ महीनों बाद वो 2 घंटे के लिए गेमिंग कर रहा है डेली, फिर 3 घंटे के लिए, फिर 4 घंटे के लिए। ऐसे जो प्रोग्रेसिवली टाइम में जो गेमिंग की एक्टिविटी है वो बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा जो वार्निंग साइन हो गया वो हो गया स्किपिंग शावर्स एंड मील्स फॉर द गेमिंग, यानी कि नहाना और खाना छोड़ देना गेमिंग के पीछे। इंसान इतना ज्यादा पागल है गेमिंग के पीछे कि वो नहाने को भी अवॉइड कर रहा है कि मैं अभी नहीं नहा रहा, थोड़ी देर खेल लेता हूँ, और खाने को भूख लगी हुई है लेकिन फिर भी गेमिंग करता चला जा रहा है। अगला वार्निंग साइन हो गया पुअर परफॉर्मेंस एट वर्क और स्कूल, यानी कि जो भी काम की जगह है वहां पे जो परफॉर्मेंस में गिरावट आना, स्कूल में ग्रेड्स में गिरावट आना। अगला वार्निंग साइन हो गया खेलने के टाइम के लिए, गेमिंग की एक्टिविटी के लिए परिवार और अपने दोस्तों से झूठ बोलना, यानी कि किस तरीके से कोई पूछ रहा है गेमिंग की एक्टिविटीज के बारे में तो उसके बारे में छिपाना या फिर कोई झूठ बोल देना, कोई और एक्टिविटी उसकी जगह बता देना कि भाई तू उस टाइम पे क्या कर रहा था, अगर गेम खेल रहे थे। यानी कि किसी के पेरेंट्स अगर किसी बच्चे को डांट रहे हैं या कुछ, और बच्चे से जब पूछा जा रहा है, बच्चा भले गेम खेल रहा हो लेकिन जब पेरेंट्स के एब्सेंस में, लेकिन पेरेंट्स आए तो उसकी जगह कोई झूठ बोल दिया, जो एक्चुअल में गेमिंग की एक्टिविटी कर रहा था वो नहीं बताया उसने। अगला वार्निंग साइन हो गया कि इरिटेशन के साइन शो करना जब भी उससे गेमिंग को रोकने को बोला जाए, यानी कि गेम खेलने से रोक दिया जाए उसे, तो फिर ऐसे करना जैसे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, उसे बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया है बच्चा, तो एक वार्निंग साइन ये होता है। इसके साथ साथ वीडियो गेम्स की लत इस तरीके से पड़ जाना कि खुद को आइसोलेट कर लेना, जो भी सोशल नेटवर्क्स हैं अपने दोस्तों से या बाहर से यारी दोस्ती है उसको कम कर लेना और अकेले रहने लगना, और जो भी उनकी हॉबीज वगैरह हैं उसको गिव अप कर देना। यानी कि बाहर मान लो किसी को क्रिकेट खेलना पसंद था पहले या फिर कुछ भी था, लेकिन अब गेमिंग की लत इस तरीके से लग जाएगी उस इंसान को कब वो ये सब एक्टिविटीज करना पसंद नहीं करेगा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। इस तरीके के डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए मेनली हमारे पास 3 अप्रोच होती हैं। पहली होती है साइकोथेरेपी, दूसरी होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और तीसरी होती है मेडिकेशंस यानी कि दवाइयां। एक एक करके अब इनके बारे में जानते हैं। पहला है साइकोथेरेपी। इसमें 1-to-1 काउंसलिंग दी जाती है पेशेंट को साइकोथेरेपिस्ट के द्वारा या फिर फैमिली के द्वारा, और जो थेरेपिस्ट होता है इसमें पेशेंट को मदद करता है आइडेंटिफाई करने में कि जो उसकी गेमिंग की एक्टिविटी है वो किस तरीके से उसके वर्क लाइफ, सोशल लाइफ और बाकी रिवॉर्ड सिस्टम और ये सारी चीजें उनसे कैसे रिलेटेड है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। तो काउंसलिंग से हम इसे ठीक कर सकते हैं अगर ये इनिशियल स्टेज में है तो साइकोथेरेपिस्ट के द्वारा। अगली आ जाती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या होता है, इंसान के जो भी थॉट्स हैं या फिर बिहेवियर पैटर्न्स हैं उसको क्या किया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है गेमिंग से दूसरी तरफ, किसी दूसरी चीज की तरफ। जो भी ऐसा कंपल्सन था जिसकी वजह से कोई भी इंसान गेमिंग की तरफ एडिक्टेड था उसको रिप्लेस करवा दिया जाता है किससे, हेल्दी थिंकिंग हैबिट से, हेल्दी थिंकिंग पैटर्न्स के थ्रू। इससे क्या होता है, पर्सन को अपने थॉट्स, फीलिंग्स और अल्टीमेटली बिहेवियर को बदलने में मदद मिलती है बहुत ज्यादा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से। अगला आ जाता है मेडिकेशन। इसमें क्या होता है, कुछ दवाइयां होती हैं जो कि ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज करती हैं पेशेंट की, जिससे कि जो गेमिंग की एक्टिविटी है उस पर कंट्रोल किया जाए। या फिर उसके साथ साथ अगर कोई और दूसरी मेंटल डिसीज है पेशेंट को, जैसे कि डिप्रेशन हो गया या कुछ और हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और पेशेंट को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, कभी कभी ऐसे पेशेंट को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें कि जो मॉडर्न लाइफ है उससे थोड़ा सा उसे दूर रखा जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, वो खुद ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करता है, खुद ही एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करता है और धीमे धीमे ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, यानी कि हम इसका बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो भी लोग हैं गेमिंग के लिए एडिक्टेड हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने टाइम के साथ अलर्ट रहना चाहिए। उसको नोटिस करना चाहिए कितने टाइम के लिए वो गेम्स खेल रहे हैं, कितने टाइम की एक्टिविटी के लिए गेम्स खेल रहे हैं, और ये जो गेमिंग की एक्टिविटी है किस तरीके से उनकी दूसरे एस्पेक्ट लाइफ के हैं उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, सोशल एस्पेक्ट को डिस्टर्ब कर रही है, वर्क का जो पैटर्न है उसको डिस्टर्ब कर रही है, काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं दूसरी जगह उन एरियाज पे, तो किस तरीके से बाकी एरियाज हैं जो गेमिंग की वजह से अफेक्ट हो रही हैं, कौन सा टाइम है जिस एक्टिविटी का गेमिंग की एक्टिविटी है उस टाइम को ऑक्यूपाई कर ले रही है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए जो भी इससे अफेक्टेड हैं उन्हें, कि वो बाकी दूसरे काम करें, दूसरी एक्टिविटीज़ करें गेमिंग की जगह, यानी कि आउटडोर गेम्स खेलें, घर के काम काज में बिजी रहें, और या फिर क्या कर सकते हैं वो
कुछ नई हॉबीज डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि रीडिंग बुक्स हो गई या फिर कोई भी हॉबी गेमिंग को छोड़ के, और दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें क्या आ गया, जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें अपनी चाइल्ड की कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि टाइम का, उनका बच्चा कितनी देर के लिए खेलता है और कब गेम खेलता है, इस चीज़ का उन्हें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि जब उस पर टाइम लिमिट लगाई जाती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, यानी कि जब आप उससे गेमिंग खेलने को मना करते हैं या फिर टाइम कम कर देते हैं गेम खेलने का, तो किस तरीके का उसका रिएक्शन होता है, उसका पता होना चाहिए। और ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि गेमिंग की वजह से आ रही हैं। स्टडी सजेस्ट करती हैं कि जो गेमिंग की एक्टिविटीज़ है वो एक स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ पीपल्स को ही अफेक्ट करती हैं। अगर गेमिंग की एक्टिविटी की वजह से दिक्कत आ रही है, अच्छे से ठीक नहीं हो रही टाइम के साथ, तो हम प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए हमें देरी नहीं करनी चाहिए इसमें। तो दैट वाज ऑल अबाउट गेमिंग डिसऑर्डर। आई एम अमन उपाध्याय। थैंक यू वेरी मच।